Welcome back everyone. Today we are going to discuss the first chapter of geography which is resource and development. Right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा एजेंडा क्या है? First we'll see the definition of resources. Second, we'll talk about classification of resources. Next, we'll talk about sustainable development. After that, we'll go with Gandhiji's ideas about resources, then resource conservation, resource planning we'll see. And its methods. Next to that we'll talk about land resources. Next to that we have soil. Resources, and finally at the end of this we will talk about conservation of मोटा मोटी तौर पे ये सब हमारे आज के डिस्कशन के टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है आज का डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. आप अपने पिछले स्टैंडर्ड्स में भी रिसोर्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, आपने पढ़ा होगा. वहां पे आपने रिसोर्स से रिलेटेड डेफिनेशंस भी देखेंगे. क्लास 8 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करें तो आपने पढ़ा था ये कुछ एक वर्ड्स, नीड, वैल्यू एंड यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी. ये क्लास 10th के कुछ एक कीवर्ड्स मैंने यहां पे हाईलाइट किए हैं. ये हमें डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स को समझने में मदद करेंगे. ठीक है, यहां पे अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स की बात करेंगे तो रिसोर्सेस आर ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स विच फुलफिल आवर नीड्स, will have some value and will be used for some utility purposes and will have some usability there. That is the simplest definition which you have studied in class 8th geography, right? यहाँ पे अगर हम class 10th के रिसोर्स की बात करें और उसके definition की बात करें स्पेशली, तो this is the definition which they had mentioned in your NCERT, right? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, right, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, then that can be considered as a resource. ये तीन एक्स्ट्रा टर्म्स आप देख रहे हैं. टेक्नोलॉजिकली इट शुड बी एक्सेसिबल, economically it should be feasible and culturally acceptable, and ultimately all for all it is going to fulfill our needs, it will have a value, then we will say we are talking about resource here. ये हमारे डे टू डे लाइफ की बात करें तो आप जो भी
ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे नीड्स से रिलेटेड हैं, किसी न किसी तरीके से इनका एक वैल्यू है हमारी लाइफ में, राइट? सो दैट्स व्हाई सच थिंग्स विल बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स, राइट? ये जो ट्रायंगल है ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, क्लास 8 में भी ये ट्रायंगल था, आप क्लास 10th में आ गए हो, वहां पे भी आप ये ट्रायंगल देखोगे। ये वर्टिसेस जो हैं इस ट्रायंगल के, ये 3 पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं, और इनके सेंटर में आप देखोगे वो कौन है? ह्यूमन बींग्स, ठीक है? फिजिकल इन्वायरमेंट जो कि हमारा नेचर है, विच इज द प्लेस वेयर ऑल ऑफ आवर रिसोर्सेस आर स्कैटर्ड, with the help of technology and institution, this human being is going to use objects which are there in his surroundings. This is surroundings. This is surroundings. Where you will find all of your resources scattered, spreaded, right? अब वहां की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे रिसोर्सेस उनका वैल्यू तभी है जब उनका कोई नीड है इन ह्यूमंस के लिए। अगर ह्यूमन के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई नीड ही नहीं रहेगा तो फिर उनको हम रिसोर्स क्यों बोलेंगे? विच मीन्स व्हाट, दे डोंट हैव अ प्रॉपर वैल्यू। अगर हम इस अर्थ पे ह्यूमन को कंसिडर ही नहीं करें, अगर इस अर्थ पे आप देख के मान के चल रहे हैं कि ह्यूमन है ही नहीं, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहां पे पड़े रहेंगे, उनको हम रिसोर्स नहीं कह पाएंगे, है ना? विच मीन्स व्हाट, हु विल गिव these objects a value? Human only, right? So everything will have a reference point, and here you will see we are talking about human beings. If human beings are there, they will find some values related to objects which are there in their surroundings with the help of technology and institutions. Institutions means what? Industries. You can talk about industries which makes things usable. हमारे पास रॉ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक्सेस तो कर पा रहे हैं, फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडस्ट्रीज में उसको हम लोग यूजेबल भी कर पा रहे हैं, ठीक है ना? उसको यूजेबल बना रहे हैं, और ये हमारा दिखाता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. This is the point highlighted by this picture. Next to that, classification of resources. This is very very important, but it's not new. आप ऐसे क्लासिफिकेशन को आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए नया नहीं है और बहुत आसान भी है, बट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Resources can be classified into two, natural and human, right? आप बेसिकली इसको क्या कीजिए, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कर दीजिए, तब ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हो गया. ह्यूमन मेड मीन्स आर्टिफिशियल, ठीक है ना? आर्टिफिशियल. यहां पे अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेस का, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू अगेन टू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. इसको मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं एक और आपको हिंट देता हूं या फिर एक नाम देता हूं जो कि आपको याद रखना है. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कन्वेंशनल. Renewable resources are also called as non-exhaustible. These are also called as non-traditional. Right? ये कुछ एक नाम्स हो गए हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप बोलेंगे ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल एंड एग्जॉस्टिबल, राइट? ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं. और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि कभी खत्म नहीं हो सकते, वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को रिन्यू करेंगे विदाउट एनी अब्रप्शन. दे आर कंटिन्यूसली फ्लोइंग लाइक एयर, वाटर, these solar, sun, flow, all these are actually called as renewable resources. Next to that we have biological point which are also considered as renewable resources. यहाँ पे
आप बायोलॉजिकल के अंदर भी ह्यूमन को रख सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन विच आर लाइक फॉरेस्ट और फ्लोरास। वाइल्ड लाइफ में आप देखेंगे ऑल फौनाज को, जो कि यहां पे ह्यूमन को भी कंसिडर करके चल रहे हैं। आपने वहां पे एक सेपरेट कैटेगराइजेशन रखा है, बट आप वाइल्ड लाइफ के अंदर ही ह्यूमन को भी मान के चलिए, राइट। we all are human only, animal only, and will fall in this category of wildlife biological renewable resources, right? Now अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मेटल्स लाइक स्पेशली प्रीसियस मेटल्स को अगर आप ले लेते हैं तो दीज कैन बी कंसिडर्ड एज प्रीसियस metals can be considered as recyclable, like a gold, silver, platinum. These can be recycled multiple times based on the needs and demands of the people. नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स, यहां पे आप देखेंगे कि हम लोग बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स का। ये फॉसिल फ्यूल्स हो जाएंगे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल gases, right? These are classification of our non-renewable, non-recyclable resources. Basically these are fossil fuels. Human की बात करें तो structures and institution के हिसाब से अगर हम देखें तो they are like urbanized and like rural population. Quantity and quality के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि India kind of country where we have huge quantity of the population but quality quality of the population is not there, because we are still not managing our human population in right manner, because they are lagging in education, health sector and some other basic infrastructure. So quality of the life and quantity of life both are essential for human factors, and based on that also we can categorize different countries and different sectors of our societies, right? And finally human made things, you can say these all matters which we are seeing in our surroundings, basically these are modified and came from, their raw materials came from natural resources, but now we are using after modifying these and are basically considered as man-made. So that's why these objects will be called as human-made or artificial objects, right? So ये हमारा क्लासिफिकेशन था रिसोर्सेज का। अब थोड़ा सा हम एक देखेंगे यूनिक क्लासिफिकेशन रिसोर्स का, जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 10th में मेंशन्ड है। बायोटिक एंड अबायोटिक, ये आप बहुत बार सुन चुके होंगे। बायोटिक मीन्स जस्ट नथिंग बट लिविंग थिंग्स, अबायोटिक मीन्स व्हाट, फिजिकल फैक्टर्स और बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स। इसको मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, नॉन लिविंग थिंग्स और आप इसे कह सकते हैं हमारे फिजिकल फैक्टर्स which are closely interacting with us on our day-to-day basis, like soil, light, water, temperature, humidity, air, sunlight. All these are non-living things but are very much highly connected with us on our day-to-day basis. Biotic things means living things. Living things, right? Plants, floras and fauna, right? Plants and animals, fungi, plants, animals, protista, archaea, bacteria, all these will come in this sphere of biotic. So this is the simplest classification of our resources in the form of biotic and abiotic. Next to that we have classification of resources based on, this was based on basis only, based on origin. Based on origin, if we see, these are classified into biotic and abiotic. हमने इसे देखा, obtained from biosphere, have life, human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, all these are called as biotic resources. Abiotic resources obtained from non-living things like rocks, metals, humidity, water, air, all these will be falling within this region, that is abiotic resources. Dividing the environment, if you see biotic, these are biotic resources and these are abiotic resources. Both are interconnected with each other. These are living things. Here you can see these are floras. Here you are observing water. And environment, if we see, we have a close interconnection and interdependency
between these things. So this is the only way how life exists in this sphere. आपको पता होगा, आपने देखा होगा इस चीज को कि we have this overlapping of three spheres. राइट ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यही एक सेक्शन है जो कि तीनों सर्किल्स के थ्रू शेयर किया जा रहा है। मैं क्यों बता रहा हूं इसको, अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। लेट्स अज्यूम दिस स्फीयर हाइलाइट्स hydrosphere. This sphere is going to give you, hydrosphere means water. Next to that we have lithosphere, means land. And third, if you see, that will be air. This is air, sorry, this is air, means what we are talking about, atmosphere, right? ये जो तीन आप देख रहे हैं स्फीयर, ये तीनों जब ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से तो एक काफी स्मॉल नैरो जोन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो नैरो जोन है ये हमारा कहलाता है बायोस्फीयर, वेयर लाइफ एग्जिस्ट इन दिस नैरो जोन, राइट? ये आपने पढ़ा होगा। और अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज वेरी मच गोइंग टू फॉर्म इन्वायरमेंट। दिस इन्वायरमेंट, if you see, will be formed when both biotic and abiotic factors interrelate, interconnect and make everyone each other interdependent, right? So this is the formation of our environment. Now अगर हम बात करें एग्जॉस्टिबिलिटी का, तो इसके बेसिस पे अगर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने चलते हैं तो आप देखेंगे these can be classified into renewable resources and non renewable resources. Renewable resources यहां पे आप देख रहे हैं, this is sun, this is air, and here you will see that is water. Apart from these, many more resources are there which renew itself automatically without any human interferences. So those things are never going to be exhausted over this earth, right? Or if it is getting exhausted, it will take a lot of time for human civilization. So that's why we consider it as non-exhaustible. So renewable resources are just nothing but non-exhaustible. These are non-exhaustible. These are non-traditional because in trend these are not there. These are non-traditional and non-conventional also. Right now it is not convenient to use such things because it is going to take a lot of investment and this is not easily available for everyone. So that is the reason why we call such things as renewable resources. Non-renewable resources basically आप देखेंगे कि these will be related to fossils, fossil fuels, batteries. Here you will see petroleum, here you are observing coal, and this is atomic energy. All these are our
fossil fuels, and they are non-renewable resources. Once if got exhausted, it will take a lot of time for its replenishment. So that's why it is getting called as non-renewable energy resources or resources. Once again here for your observation, renewable resources are resources which renew or replenish automatically and reproduced easily by physical, chemical or mechanical process. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife. These are renewable resources and these may further be divided into these categories. फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस अगर आप देखते हैं तो पहला है कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेस लाइक विंड एंड वाटर. विदाउट एनी अब्रप्शन दीज आर गोइंग टू फ्लो. So that's why such type of renewable resources will be called as continuous renewable resources. Non-renewable resources, if we see here, these are formed over substantially long geological time, like minerals and fossil fuels. These can subdivided into what? First, you are seeing a recyclable resources like metals, right? Non-recyclable resources like fossil fuels, once gone, it will take billions of years for its recovery or replenishment. So that's why it is getting called as non-renewable resources, right? अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेस्ड ऑन ओनरशिप, if we talk about classification of resources, first individual, community owned, national resources and international resources. हाँ ठीक है. इंडिविजुअल रिसोर्सेस ऑक्यूपाइड और ओन्ड बाय अ पर्सन और बाय एन इंडिविजुअल, राइट? ओन्ड बाई, फिर से मैं लिख रहा हूं, ओन्ड बाई इंडिविजुअल, राइट? कम्युनिटी ओन्ड बाई ए कम्युनिटी. इसका एग्जांपल आप दीजिए लाइक पार्क, राइट? गार्डन. In a locality, if there is a park, we all pay taxes for that and we all are responsible for maintenance of this park because it is getting done over the tax which we are paying. So that's why it will be owned by a community. Like in a society, if you see in an apartment, society of an apartment, you will see there will be some swimming pool, some gardens. So maintenance for these things, they will come for you. So you all own actually such things. So that's why this will be called as community owned resources. National resources, this is very very important. Public resources also you can call. So resources owned by a country will be called as national resources. For this we have some specific criteria. What about places which are related to coastal area of a nation? What are the limits there? We'll talk about this in our coming slides. And definitely international resources which are beyond to all individual countries, but they have a treaty, they have an agreement, and with that they are going to have a situation where if required, with the help of agreement or grant of permission, you can go and browse such things. So those will be called as international resources, like ocean floors and regions of Arctic and Antarctic. These will come and fall within this international resource range, right? तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं. पहला इंडिविजुअल रिसोर्स. So these are the resources that are owned privately by an individual person, like land owned by farmers allotted by the government against the payment of revenue, right? Land owned by a farmer, he paid the money and finally he purchased that land, so he is the owner. Now next to that, plantation, pasture land, ponds, water in wells owned by individuals, plots, houses and other property owned by people in the city, that will be called as individual resource. Next to that we have community resource, right? These are the resources accessible to all the members of a community, will be called as community resource. Like village
common ground like grazing grounds, burial grounds, village ponds, these are open for all and basically will be owned by the society which are recently locally reside beside to these places, right? And they only spend money or pay taxes for maintenance of such things, right? Public parks, picnic spots and playgrounds in urban areas, these will be also termed as community resources. Next to that we have national resources, very very important. ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखेंगे. These are those resources, those things which will fall within the territory of any country will be called as national resources, like public, or basically these are public resources owned by public or the people of the whole nation, like roads, canals, railways, minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries of any country will be called as national resources. Territorial water and the resources within. What do you mean by territorial water? If you see, India shares huge length of coastal areas. आप देखेंगे ये हमारा अरेबियन सी हो गया, दिस इज आवर अरेबियन सी. गल्फ ऑफ खंबात इधर हो गया हमारे पास, बे ऑफ बंगाल, and here we have this what do you say, Indian Ocean. So this is the reason why we call ourselves as a peninsular country. This is Indian Peninsula. It is surrounded by 3 water bodies, right? This is Indian Peninsula, right? अगर आप देखें, we have a stretch of 71, around 7100 kilometers, 71 or 7400, I am not sure, the approx I am mentioning here. This much a stretch of our Indian coastal land shares boundary with international water bodies like Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal. This area you are observing, like 12 nautical miles away from this area I am highlighting here, will 12 nautical mile okay na, from coastal area, from this is our coastal territorial boundary, territorial coastal area, coastal part, and from there up to 12 nautical mile over these international water bodies. If you see, that will be our Indian resource, the things or the places which will be there related to that will be called as our territorial water, will fall in our national resource. So the term territorial water refers to the oceanic area up to 12 nautical miles, or up to, if you convert it in kilometer, it will come around 19.2 kilometer from the coast. From the coast up to 19.2 kilometer or 12 nautical miles, the area will be called as territorial water for any country, right? The country has legal powers. What are the powers? You please do pay attention here. Legal powers to acquire even private property for public good. Urban development authorities get empowered by the government to acquire lands. This is very very important. So ये जो आप 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया जो देख रहे हो, ये या फिर इसी को आप अगर कन्वर्ट कर देते हो तो दैट विल बी 19.2 किलोमीटर फ्रॉम कोस्टल स्ट्रेच. सो ये जो एरिया हो गया, ये हमारा टेरिटोरियल वाटर बॉडी कहलाएगा और इस पे हमारा अपना अथॉरिटी है. हम इसको यूज कर सकते हैं अपने लोगों के वेलबींग्स के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, और यहाँ पे हम रेवेन्यू जनरेट भी कर सकते हैं इस एरिया में, राइट. सो दैट वाज टेरिटोरियल वाटर. आप अगर इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करो, सो दीज आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. दीज इंक्लूड्स द ओशनिक रिसोर्स. इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? पहला एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर ओशनिक रिसोर्स. वी हैव पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, वी हैव like Indian Ocean. All these oceans, if you see, will be open for all. We will have this picture which will make it easy for you. If you see, this is our, let's assume this is our Indian
कोस्टल, लास्ट इंडियन कोस्टल बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री, यहां से लेके अगर आप इस रेंज तक आ जाते हो, ये हमारा यहां से हो जाएगा 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, अब यहां से अगर आप बढ़ते हो अगले 12 नॉटिकल माइल की तरफ, ये नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं मेंशन, क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, कंटिगुअस जोन, राइट। ये हमारे पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज का ही पार्ट है, और यहां से अगर आप टोटल बात कर लो, ये जो एरिया हो गया, ये एरिया जो हो गया, ये कंटिगुअस जोन हो गया, ये कहां से आएगा, इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। ये हो गया हमारा अप टू 12 नॉटिकल माइल, दैट इज टेरिटोरियल वाटर, जिसपे हमारा एक छत्र राज रहेगा। उसके बाद अगले 12 नॉटिकल माइल की बात करेंगे तो वो हमारा होगा कंटिगुअस जोन, ये रहा हमारा कंटिगुअस जोन। ठीक है, अब यहां से लेके ये पूरा जो 200 नॉटिकल माइल का है, दिस इज गेटिंग कॉल्ड एज अ स्पेशल exclusive इकोनॉमिक जोन। ठीक है ना, अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर, ओके ना, दैट विल बी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके बाद का एरिया जो हो गया हमारा डीप सी का, वो हमारा हाई सी के तौर पे जाना जाएगा, हाई सी, और ये सबके लिए ओपन है, राइट, इंटरनेशनल रिसोर्स के तौर पे जाना जाएगा। ठीक है ना, ये क्लासिफिकेशन है हमारे पास इंटरनेशनल ओशन फ्लोर का, राइट। तो आप यहां पे क्या देख पा रहे हो, ये हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स है, अप टू 12 नॉटिकल माइल तक हमारा टेरिटोरियल वाटर होगा। वहां से अगर आप अगले 12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं वो कंटिगुअस जोन होगा। क्या इसका मतलब होता है, क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो अगले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। और बाकी जो अगेन टेरिटोरियल वाटर से अप टू 12 नॉटिकल माइल की बात करेंगे तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है किसी भी कंट्री का, जहां पे वो परमिशन लेने के बाद उस एरिया को ब्राउज कर सकते हैं, और वहां पे जो रिसोर्स उन्हें मिलता है उसको अपने बिल्डिंग्स के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इन्हीं की बात कर रहे थे। The oceanic resources beyond 200 kilometers of the exclusive economic zone, which belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions, will be called as international resource beyond 200 nautical mile। मैंने बताया कि this is territorial up to 12 nautical mile, then अगले 12 nautical mile और यहां तक 200, ये हमारा यहां पे हो गया कोस्टल बाउंड्री। लेट्स assume this is कोस्टल बाउंड्री हमारी कंट्री का। यहां से अगर आप ओशन में आ जाते हो 12 नॉटिकल माइल तक का, ये हमारा कहलाएगा टेरिटोरियल वाटर। अगले 12 नॉटिकल माइल की अगर बात करते हो तो ये कहलाएगा हमारा कंटिगुअस जोन, जो कि सिक्योरिटी पर्पज से किसी भी कंट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। टेरिटोरियल बाउंड्री से लेके अगर आप 200 तक की बात करते हो, इस डिस्टेंस को बात करते हो, ये जो रेंज है हमारा 200 नॉटिकल माइल का, ये कहलाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी कंट्री के लिए। अगर इंडिया के 200 नॉटिकल माइल तक की हम बात करेंगे तो उस इंडिया के लिए वो काफी यूजफुल होगा इकोनॉमिकल पर्पसेस से, वहां पे इस कंट्री को एक प्रिविलेज मिल गया। ठीक है, किन से परमिशन लेगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल रिसोर्स की बात। इसके बाद अगर आप जाते हो तो ये कहलाएगा ओपन सी और डीप सी, ये हमारा पार्ट होगा इंटरनेशनल रिसोर्स का। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल रिसोर्स। ये हमारा क्लासिफिकेशन था।
India had to obtain the right to mine manganese nodules from the bed of Indian Ocean from an area which lies beyond the exclusive economic zone which is part of international resources. इंडिया को एक अभी रिसेंटली एक ऐसा इंडियन ओशन के ऐसे फ्लोर को माइन करने के परमिशन मिल गया है जिसमें वहां पे उन्होंने पाया है बहुत बड़े मैग्नीज नोडल्स को, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा, इंडिया के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा अपने स्ट्रैटेजिकल पर्पसेस को बिल्ड करने में, या फिर अपने डिफेंस को बिल्ड करने में, या फिर अपने कंट्री के ग्रोथ को आगे ले जाने में। ठीक है, ये था हमारा, ये हमने देखा इंडिविजुअल ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। हमने उसके बाद देखा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, हमने फिर देखा नेशनल रिसोर्सेज, पब्लिक रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसके बाद अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज। एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अभी तक हमने बात किया था डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप। अभी हमने कंप्लीट किया है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप, एंड दीज क्लासिफिकेशंस वेर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड एंड नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे पास यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर एक ऑफिस है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल, इन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वर्ल्ड वाइड जितने भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करें, मेंटेन करें, और अगर किन्हीं को कोई सपोर्ट या फिर कोई ग्रांट की जरूरत है तो उनको ये प्रोवाइड करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी रहती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर जो इंटरनेशनल रिसोर्स ऑफिस है, इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल का जो ऑफिस है वो इसको मेंटेन और मैनेज करती है। अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं दैट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल रिसोर्सेज? These are the resources which are found in a region which have not been utilized, right? इनके पास पोटेंशियल है, हम इन्हें जानते हैं कि अगर इनको हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, इनके एनर्जी को अगर हमने हार्नेस करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हमारे जो अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम इससे कम कर पाएंगे। तो इनके लिए, इनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, इनको यूज करने का हमारे पास स्किल्स भी है, बट अभी भी फिर भी हम इनको यूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इनका फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा कॉस्टली है। व्हाई वी हैव लिमिटेड यूज ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज? बिकॉज इंस्टॉलेशन is costly, so everyone can't afford such things, but we have skills, we know the technology, we know the know-how, but still we are not using because first time installation cost, if you see, this is very very costly, और यही रीजन है कि इसका काफी अभी हमारे लिए लिमिटेड स्कोप है। in future when everyone will have money, when everyone will be reach wealthy, that time we can plan for this, and आने वाले टाइम में यही हमारे एनर्जी का मेन सोर्स होने वाला है, और ये हमारा है पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, सो इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? विंड एंड सोलर एनर्जी, आप जियोथर्मल एनर्जी भी ले सकते हो, आप इसके अलावा आप देख सकते हो कि कुछ एक एरियाज में हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हो जो कि जियोथर्मल कहलाते हैं। आप टाइड्स को भी, ओशंस के और सी के जो टाइड्स हैं उसके भी पोटेंशियल को हम लोग हार्नेस कर सकते हैं। हम जानते हैं उनको हार्नेस करना, उनके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, की प्रोसेसेस हैं इनके एनर्जी को हार्नेस करने का, वो हमें पता है, बट हम अभी भी इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है, और इसीलिए हम थोड़ा सा अभी वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, विंड एंड सोलर एनर्जी डेवलपमेंट पोटेंशियल इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। इन दीज टू स्टेट्स we have very high potential of wind and solar energy. So recently government has also taken some interest towards establishing some setups related to wind and solar energy plants in these two states, Gujarat and Rajasthan. Next हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज का। ये वो रिसोर्सेस हैं
जो कि आज हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आज यूज में इसलिए है क्योंकि इनके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्स चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, वो सबके हर एक लोगों के पास काफी इजीली और चीपली अवेलेबल है। फिजिबिलिटी इनका अभी काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए हम यहां पे बात कर रहे हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज का, और इनका यूज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दिस इज द सिंगल मोस्ट सोर्स ऑफ energy here nowadays, so that's why such kind of resources are getting called as developed resources. These are the resources that have been surveyed, determined for utilization both qualitatively and quantitatively. The development of resources depends upon technology and level of their feasibility. Examples आप देख सकते हैं हमारे हो गए fossil fuels, इसके examples हो गए, right? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है स्टॉक। जैसा कि देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक। स्टॉक मींस कीपिंग समथिंग देयर फॉर आवर फ्यूचर टाइम, राइट? सो इट refers to materials in the environment which have the potential. They have potential to satisfy human needs, but human beings don't have the appropriate technology. We have lack of technology, right? To access this, we don't have technology. We are lacking in technology, so that's why such kind of energy resources will be termed as stock energy. In future, when we will have appropriate technology for using or preparing energy from here, and later we have to store it also, right? So for storing as well as for transmission, we require a big setup infrastructure. So right now we don't have those things, so that's why we are calling such kind of potential resources as stock resources. Examples: water, हाइड्रोजन। आजकल हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एनर्जी की, हाइड्रोजन एनर्जी। और हाइड्रोजन की बात करें तो इट कैन बी इजिली extracted or you can say prepared by means of water, and we have abundance of water over earth, but still this system is not feasible because hydrogen is very much inflammable. The technology we require for storing it's still doesn't exist over this earth, right? We don't have such much sophisticated system, so that's why we are delaying it. So let's have an example like hydrogen energy. If we see, water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which could be used as a rich source of energy if we had the required technological know-how. Hence it can be considered as a stock. In future, in near future also, you can say we are going to harness the potential of hydrogen energy by synthesizing or by electrolysis of water, right? Next to that, we have reserves, those resources which can be considered as a subset of a stock. These can be considered as subset of a stock. ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक stock का ही part है, but they are yet to be put into use with the help of existing technology, because these can be used for meeting future requirements. Examples: we know how to use it, everything, technology, skills, storing capability, all these things are available, but right now we are not moving forward for those things because of some reasons, and that is the reason why such kind of reserves will be, such kind of resources will be called as reserve resources. Example अगर आप देखें rivers का, river water can be used for generation of electricity like hydel energy. अगर आप hydel energy की बात करें तो we have huge amount of rivers here, we can generate electricity from here, right? But still we are delaying it, we are ignoring it. In future, when we will have multi-purpose projects over all of the rivers of India, definitely we can harness the potential of river water, and with which we can minimize the consumption or utilization of non-renewable energy resources like fossil fuels, right? So river water can be used for generation of hydroelectric power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus the water in the dams is a reserves which can be used in the future, right? So this is the best example for reserve resource. तो आप यहाँ पे आपने देखा कि water जो कि डैम में स्टोर किया गया है, that can be considered as a reserve resource. We know how to use it, but still we are keeping it there for our future time. So that's why in such cases such resources will be called as reserve resource, right? Now here we have a question. This question can be asked
So you have to be very much careful. What are the problems created by indiscriminate use of resource by man? Human की बात करें, we don't have any limit for the sake of exploitation of our available resources. The way we are going to exploit all of our resources, it can lead to extinction, and along with that the process which we are using for harnessing the powers from these resources, that too is very much critical for our environment. Which means what? Directly or indirectly you can say we are doing indiscriminate use of our resources, and ultimately we are going to hamper ourselves only, right? So first point, if you see the problem related to problems created by indiscriminate use of resource, that will be many resources got depleted. For example, forest, flora and fauna, not that just forest. Forest is a habitat of both flora and fauna. If forests are getting cleared, obviously both बायोस्फीयर के कंटेंट जो रहेंगे फ्लोरा फौना दोनों वहां से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट टू दैट वी हैव रिसोर्सेज व्हिच गॉट एक्युमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, राइट? दिस द सोसाइटी डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर. मैंने बात किया था कि कुछ एक लोग रिसोर्स अपने स्किल्स के थ्रू रिसोर्स को काफी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं. सेम टाइम बिकॉज ऑफ lack of skills, technology, people are unable to use resources properly. So that's why there is a gap getting created between the people within the society, and this will lead a new like a division within the society, and that will be associated with rich and poor people, right? Next to that we have the processes which we are following for making resources work for us, that will create global warming, that is also associated with ozone layer depletion, environmental degradation and many more problems, right? ये सारे पॉइंट्स हमें हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे, और इसे मिटिगेट करना, इन्हें मिटिगेट करना, मिनिमाइज करना अब ये हमारा मेन एजेंडा है, और इसके लिए हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? हमारे पास एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ IISD सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ही काम करता है, और इनका गोल है कि जो हमारे 21 गोल्स थे, जो 21 गोल्स हैं उन सब को मैनेज करना, हर एक कंट्रीज का इन 21 गोल्स के रिस्पेक्ट में क्या उनका प्रोग्रेस है, कहां तक उन्होंने इस 21 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उसके उसमें उसको अचीव करने के लिए कितना उन्होंने काम किया है, ये सारे को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IISD. IISD मींस व्हाट? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट of sustainable डेवलपमेंट. ये जो IISD हैं ये हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर का ही एक ऑफिस है, जिनका काम है जो भी कंट्री जिसके मेंबर्स हैं उनके ग्रोथ को चेक करना, और ग्रोथ को इस तरीके से चेक करना कि ताकि इनका जो गोल है वो इस 21 गोल से कनेक्टेड हो. उनका जो पर्सनल गोल है, इंडिविजुअल गोल है, वो हमारे वर्ल्ड वाइड के जो 21st सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनसे रिलेटेड हो, ठीक है? तो यहां पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, राइट? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम लोग यहाँ पे इसी को सिंप्लीफाई करेंगे एक पॉइंट्स के तौर पे. पहला कि जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वैसे डेवलपमेंट की बात करेंगे विच विल फुलफिल करेंट जनरेशन नीड्स, and with which we will keep
resources available for our future generation. Next, without degrading the quality of environment. ये तीन चीज को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो ये कहलाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन. डेवलपमेंट by keeping development without compromising present generations need, same time will make sure that we are keeping resources available for our future generation, and in between whatever growth and development we are going to do, that should not hamper our environment. If we combine all these three points together, that will be your sustainable development. First, we will not compromise we will not do compromise with our present generation's need. Second, we will keep resources available for our future generation, and same time we will not try to hamper our environment. We will not try to degrade the quality of our environment. अगर आप इन तीन चीजों को कंबाइन करते हो तो ये कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक क्लोज सर्किल के फॉर्म में. इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गया और इन्वायरमेंट, इन तीनों को हमें ध्यान रखना है. और इन तीनों को अगर आप एक प्रॉपर सर्किल में लाते हो तो ये हमारा फॉर्म करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहां पे हम बात कर रहे हैं बैलेंस. बैलेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीन पॉइंट्स के बीच में, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट. और अगर इनके बीच में हमने बैलेंस करना सीख लिया तो ये हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, राइट. सो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आजकल ये आप देख पाएंगे लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्स प्लस रिसोर्स एफिशिएंसी, दैट विल ब्रिंग दैट along with social inclusivity. If we talk about these, then there we have a point where we'll talk about green economy, that will be just nothing but sustainable development. If we talk about green economy, which means what? Low carbon growth plus resource efficiency plus social inclusivity, along with all together if you combine, that will be your sustainable development. ये सारे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं. अब हमारा अगला टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ resource प्लानिंग इन इंडिया. नॉट जस्ट इन इंडिया, बट यहां पे चूंकि हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे इंडिया पे ही. इंडिया में हमारे लिए क्यों रिसोर्स प्लानिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. रिसोर्स प्लानिंग, यहां पे ये क्वेश्चन अगले स्लाइड में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. पहले तो अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि रिसोर्स प्लानिंग है क्या. इसका अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, और इसका आंसर आप यहां से पाएंगे. ठीक है, तो पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है और इसके क्या क्या स्टेजेस हैं. ठीक है, सो रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल of proper utilization of available resources within a country. This is a method with which we can utilize resources uniformly within a region, within a country or within a territory, right? So इसके क्या क्या stages हैं, चलिए देखते हैं. पहला स्टेज है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज. दूसरा है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन, एंड फाइनली मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ नेशनल डेवलपमेंट. तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, दैट इज एसोसिएटेड विथ SMQQ. ठीक है ना,
SMQQ क्या है? अब यहां पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या देने वाला है? एस दैट विल बी सर्वे। हमें रिसोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। उसके बाद हमें वहां पे मैप भी करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा। ये जो QQ आप देख रहे हैं, बोथ आर एसोसिएटेड। ये जो हैं ये हमें क्या देने वाले हैं? एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, SMQQ अगर आपने फॉलो कर लिया, विच मीन्स व्हाट, यू हैड आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड द रिसोर्स फ्रॉम अ एरिया। तो पहला स्टेप क्या है? वी हैव टू डू सर्वे देयर। आफ्टर सर्वेइंग वी हैव टू मैप द एग्जैक्ट अमाउंट, exact places where you will find such resources. Next we have estimation of quantity and quality. Quantity and quality that was associated with resource identification and listing of resources. रिसोर्स ने को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? उसको यूज करना है, उसको एक्सप्लॉइट करना है। ठीक ना? तो एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहला चीज चाहिए आपको टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टी, इसके लिए हमारे पास है TSI, टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन। T stands for technology, this S stands for skills and I stands for institutions or industry where you will convert or process raw materials and will make it consumable, right? तो ये हमारा हो गया प्लानिंग ऑफ एक्सप्लोइटेशन। अब जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों के, अपने देश के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो उस पैरामीटर पे अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हमें करेक्ट करना पड़ेगा अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी से, राइट? सो मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ नेशनल डेवलपमेंट। We have to match our resource development with respect to our national development. ये हमारे जो थे स्टेजेस थे रिसोर्स प्लानिंग के। सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? SMQQ के थ्रू। व्हाट डू यू मीन बाय SMQQ? सर्वे, मैप, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। दूसरा चीज आप क्या करोगे? आप उसको प्लान, जो आपने रिसोर्स को आपने आइडेंटिफाई किया, उसको आप एक्सप्लॉइट करोगे। तो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके क्या क्या प्लान्स हैं? तो हमारे लिए तीन चीज बेसिक चाहिए, वो है टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशंस। आपने उसको एक्सप्लॉइट भी कर दिया, आपने रिसोर्स को यूज भी कर लिया, अब उसको आपको कनेक्ट करना है देश से। अब अगर आप एक पर्सनल लेवल पे अपना डेवलपमेंट कर रहे हो तो सेम टाइम यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन नेशनल ग्रोथ ऑल्सो। तो हमें एक कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। वी हैव टू मैच our resource development with the help of with respect to national development also, and these are the three stages of resource planning, right? अब हम लोग बात कर रहे हैं आंसर का, इस क्वेश्चन का, कि why is there a need of resource planning। यहां पे आप उसके आंसर देखेंगे। इंडिया के स्पेशली अगर हम बात करें तो मैं कुछ एक एग्जांपल दूंगा। आप राजस्थान चल जाइए, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे वी हैव अ ह्यूज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। हम इंडिया के पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में चले जाइए और आप उसको कहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो। अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि देयर इज अ वेरी वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिजर्व्स देयर व्हिच आर स्टिल नॉट गेटिंग हार्नेस्ड प्रॉपर्ली फॉर द सेक ऑफ यूटिलाइजेशन। ये जो दो जगह मैंने बताए, दो स्टेट्स का मैंने नाम लिया, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश, आप क्या देखेंगे वहां पे इन दोनों स्टेट्स में वाटर से रिलेटेड इश्यूज हैं। आप अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो वहां पे वाटर की इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको यूज करने के लिए। आप चले जाइए राजस्थान में हमारे पास देयर इज ए ह्यूज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, विच मीन्स व्हाट, आप समझ सकते हैं कि वी आर इन अर्जेंट नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग।
we have to make sure that in each and every part of India, we have to provide resources in uniform manner so that there should not be any scarcity or paucity or lack of any resources. That is the reason why we need a proper resource planning for our own country, right? फिर से हम इस चीज को देखते हैं. Some regions of India are rich in certain resources and poor in some other resource. Like Rajasthan is a poor a state in terms of water, but same time, if you see, this is very, very important place for solar and wind energy, right? Some regions, अरुणाचल प्रदेश का आप एग्जांपल दे सकते हैं. अरुणाचल प्रदेश is rich in water availability, right? So अब हमें इन दोनों के बीच में एक प्लान करना पड़ेगा जिसके थ्रू अरुणाचल प्रदेश के वाटर को हम लोग राजस्थान में अवेलेबल कर पाए और उसके अलावा जो वाटर के अलावा जो वहां पे एक एडवांटेज है सोलर एंड विंड का, उसको हम पूरे देश के टर्म्स में उसको यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए. नाउ सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट व्हाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. लाइक मध्य प्रदेश इज रिच इन मेनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज पुअर इन रिसोर्सेज. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. मध्य प्रदेश इफ यू सी in terms of flora and fauna along with fossil fuels and many other types of resources, you will find Madhya Pradesh is one of the richest state of India in terms of resource availability. But same time if you go to Ladakh, वहां पे आप देखेंगे कि रिसोर्स की एक काफी बड़ी किल्लत है वहां पे. अब यहां पे आप समझ पाएंगे इसके प्रॉपर एलोकेशन को. हमें जहां पे ज्यादा वहां से लेके वैसे भागों में पहुंचाना जहां पे इसकी स्कार्सिटी है, और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग एक प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग के साथ चलेंगे. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग, राइट? दैट इज एन अर्जेंट नीड. लाइक समटाइम्स बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ improper utilization of resources, we are wasting all of our available resources. So it should be avoided with the help of proper planning of all these resource utilization. Environmental pollution can be also reduced, right? Over exploitation of resources can be avoided. ये सारे points को अगर आप देखते हैं, these points will give you an idea like why there is an urgent need of importance of resource planning and what are the initiatives. These are the initiatives, these are the stages and these are the regions for which we can do resource planning, right? Resource conservation, हमने resource planning तो देखा. अब हमारे टॉपिक है resource conservation. The way we are exploiting all of our available resources, in near future you will see that there will be a huge crisis of resource availability. So it can be mitigated, it can be minimized only if we plan for resource conservation. Planned use of resources in order to meet the present needs and to store a part for the future generation is called as resource conservation. It is essential because many resources are non-renewable and exhaustible. If we conserve them, we can use them for a longer period of time. First reason, conservation of resources helps us to reduce wastage. It will help in economic progress, right? And the third point, resource conservation helps us to protect the environment, right? तो ये आप देख सकते हैं, ये तीन जो रीजन्स हैं ये मैं बताते हैं कि क्यों रिसोर्स कंजर्वेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? अब रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड गांधी जी का एक कोट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. क्या ये कोट है? चलिए देखते हैं. गांधी जी कहते हैं, ये एनसीईआरटी में आपका मेंशन है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. इस धरती के पास इतना सारा कुछ है कि इससे किसी भी पर्सन के नीड को फुलफिल किया जा सकता है, बट किसी के भी ग्रीड, लालच को हम यहां से फुलफिल नहीं कर सकते हैं. देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. यू कैन सी दैट इज वेरी थीमेटिक एंड very much powerful quote. It highlights that we can satisfy our needs but we can't satisfy our greed, and this is the point Gandhi ji has taken. This with the help of this point he has taken an initiative to make people aware of resource conservation, right?
greedy and selfish individuals and the exploitative nature of modern technology are the root cause for resource depletion. And how are we going to control this resource depletion? With the help of resource conservation. He was against mass production and wanted to replace it with production by masses. Look, this is very, very important. He was against mass production and he wanted to replace it with production by masses, not mass production. Production should be done by people, and this will also give employment to the people, right? Production should be there by masses, not it should not be like mass production. It should not be done in the form of mass production. We are right now doing what? We are producing things in mass, but we are not taking supports of humans here. We are taking supports humans in such a way that it will be only very much limited. But if you see the coming of employment here, this is very, very limited, and that is the reason why Gandhiji has stressed upon production by masses in place of mass production. ये पॉइंट आप याद रखेंगे और कभी कभी इससे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक ना? आपको इनको एक्सप्लेन करना है, राइट? अब हमारा अगला टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन. व्हाट डू यू मीन बाय लैंड डिग्रेडेशन? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है? सो लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड इज कॉल्ड एज लैंड डिग्रेडेशन, राइट? सो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम माइनिंग. व्हाट आर द अदर रीजंस फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ आवर लैंड? हियर यू कैन सी डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम mining centers and industrial units. Over irrigation leads to increase in salinity and alkalinity in the soil. और ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा? हरियाणा में. हरियाणा में एक बहुत बड़ा ये रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का. ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बाय मैन, ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा रीजन है ओवर ग्रेजिंग. महाराष्ट्र और एमपी में भी आप लिख सकते हैं. महाराष्ट्र और एमपी में एक बहुत बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का. ओवर ग्रेजिंग के चलते एनिमल्स के खुर से जो छोटे छोटे सैपलिंग से वो दब जाते हैं और उसके बाद बर्बाद हो जाते हैं और फाइनली वहां पे आप देखेंगे कि सॉइल विल बिकम वेरी मच पोरस एंड इट कैन बी इजीली इरोडेड विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर एंड विंड. नाउ वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स pollutes the land. Very, very correct, right? Mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soap stone for ceramic industry creates a lot of dust, and this dust is deposited in the neighboring land, and this is again just nothing but land degradation. तो ये सारे हमारे causes थे land degradation के. What are the measures for land conservation? Soil erosion can be prevented by ending deforestation. मेन रीजन तो यही है ना कि हम लोग दिन ब दिन फॉरेस्ट के एरियाज को कम करते जा रहे हैं, उनको क्लियर करते जा रहे हैं, और ये जो लैंड्स नहीं आ रहे उनको हम अपने एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए या फिर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हाउस चाहिए और इसी पर और इससे ज्यादा बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके चलते हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये हमारा एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है लैंड डिग्रेडेशन का, राइट? और इसे हम कैसे अल्टर कर सकते हैं फिर से by means of afforestation. If we say we can change the pattern of deforestation and with which we can mitigate the quality of land degradation, and finally we can achieve our quality of lands, right? Preparation of shelter belts of plants and stabilizing of sand dunes by growing thorny bushes will help to prevent land degradation in deserts. These kind of approaches will work only in deserts area where we can plant where we can stabilize sand dunes by planting shelter belts, and especially those belts will be made up of thorny bushes. Mining activities should be controlled. New technology which reduces wastage can be adopted, right? Industrial waste should be chemically treated to remove the harmful substances before making it dropped in water, right? Urban waste should be used for the production of biogas and biomanure, right? Very, very important. Over irrigation should be stopped and new method of irrigation should be followed. These are the measures with which we can mitigate land degradation and we can conserve the land. Now हमारे पास next important topic है soil as a resource. So soil as a resource की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें soil को define करना पड़ेगा. So soil is the uppermost layer of the earth's crust
which is loose, broken and useful for plants, right? And it is very, very porous, right? That's why it is termed as loose, right? Soil consists of mineral matter such as sand and clay, and organic matter such as humus, bacteria and earthworms, which are very much essential for plant growth, right? Soil is formed mainly due to the process of weathering. As a result of weathering, a layer of loose rock materials is formed on the land surface. If this layer remains undisturbed a long period of time, chemical, physical and organic changes take place in it, and these changes lead to the formation of soil. This is the way how soil is getting formed. What are the factors which influence soil formation process? These are the physical factors. Climate, topography means the lands which decides the types of the soil. Nature of parent rock, that will also decide types of rock, and vegetation, right? These are the factors which influence soil formation processes. Next to that, we have types of soil. Very, very important: alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil and mountain soil. Alluvial soil, where will you find? Northern plain, black soil, Deccan Plateau, red and yellow soil, areas rich in mineral डिपोजिट्स, राइट? मिनरल डिपोजिट्स अगर बात करें इन सभी सॉइल्स की, इन दो सॉइल्स की, रेड सॉइल डिहाइड्रेटेड, यहाँ पे फिर से मेंशन करता हूं, दैट इज डिहाइड्रेटेड. In the presence of water, that type of soil will turn into yellow. This is hydrated, right? Next है हमारे पास laterite soil. Laterite soil आप कहाँ पाओगे? Evergreen forest. In evergreen forests, example Kerala. एंड आप ले लीजिए असम, कुछ एक पार्ट आप मेघालय और असम का भी ले सकते हैं, मेघालय, ठीक है. और एरिड सॉइल से तो आप बिल्कुल वाकिफ होंगे, जो कि हो गया थार डेजर्ट, और ये आपको मिलेंगे ज्यादातर राजस्थान और थोड़ा बहुत रन ऑफ कच्छ में गुजरात, ठीक है. ये हमारे क्लासिफिकेशन है. थोड़ा सा हम इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक एक करके. सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे अलुवियल सॉइल, ये हमारा अलुवियल सॉइल है. अलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेडेड सॉइल in our India. It is formed due to the deposition of fine silts which is called as alluvium by the rivers. It is found in the northern plains, Gujarat plains and the coastal plains of our India. It is made up of sand, silt and clay, which is very much rich in humus or organic matter. It is divided into khadar and vangar, which is just nothing but khadar means what? New alluvial. Vangar means what? Old alluvial soil, right? It contains soil nutrients such as potash, phosphoric acid and limestone. आपको पता होगा कि NPK, sodium, K, potassium and phosphorus, these are the micronutrients which are required in high amounts. Nutrients required in high amounts for plants growth and development, right?
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इस सॉइल को, ये काफी रिच है पोटेशियम में, फॉस्फोरस में भी और लाइमस्टोन में भी, ठीक है ना, लाइम में भी, ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे। एनपीके रिच इन एनपीके। अब हम लोग आ जाते हैं, एक डिवीजन देख रहे हैं यहां पे हम लोग, जो कि है वांगर और खादर के बीच में। वांगर मैंने बताया इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ ओल्डेस्ट अलुवियल सॉइल। दिस इज ओल्डेस्ट अलुवियल सॉइल, ओल्डेस्ट अलुवियल सॉइल। खादर हो गया हमारा न्यूएस्ट अलुवियल सॉइल हो गया। ये हर साल अपने आप को अपडेट करता है, वैसे सॉइल को हम लोग खादर बोल रहे हैं। जो अपडेट नहीं हुआ, जो कि अभी भी किनारे में आके फैल गए हैं, वो हमारे ओल्डेस्ट अलुवियल सॉइल करेंगे। दे लाई एबव द वुड प्लेन्स एंड दे रिजेंबल्स लाइक अ टेरेस। आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि ये एक रिवर है, ये रिवर, ये हमारे पास वाटर का फ्लो है, और ड्राइड सीजन में यहां पे जो वाटर का जो अकरेंस रहेगा वो काफी लिमिटेड एरिया तक ही रहेगा, राइट ना। ये जो रीजन्स आप देख रहे हैं, यहां पे एक स्टेयर्स का फॉर्मेशन होगा इनके दोनों साइड में। ये वाटर का मूवमेंट है, ये वाटर का मूवमेंट है, ये भी वाटर का मूवमेंट है। बट अगर आप ये जो बैंक्स है, दोनों बैंक्स में देख रहे हैं, ये बैंक्स हैं, ये बैंक्स हो गए, यहां पे एक स्टेयर के तरीके का बनेगा, और यहां पे आपको ओल्ड अलुवियल सॉइल मिलेंगे, यहां पे ओल्ड अलुवियल सॉइल मिलेंगे। और इनके जो मेन बॉडी हैं, जहां पे हमेशा वाटर देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे न्यू अलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन, क्योंकि हर साल यहां पे कंटिन्यूअसली वाटर का मूवमेंट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूं, दूसरा कलर मैं ले लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं वाटर का, ये वाटर का मूवमेंट है, दीज आर वाटर मूवमेंट। फिर से इसको ड्रॉ करता हूं। क्या देखेंगे आप कि मान लीजिए कि ये हमारे पास रिवर का, ये रिवर का बैंक्स हैं, ये दो बैंक्स हैं रिवर्स के, इनके बीच में आप क्या देखेंगे कि समर सीजन में रिवर एक नैरो जोन में लिमिटेड हो जाएगा, काफी लिमिटेड जोन में ये आप इनको देख पाएंगे। ये हमारा लिमिटेड जोन हो गया। अब ये जो बेसिकली आप देखेंगे कि ये समर में काफी नैरो, इन समर नैरो। अगर आप इसी को यहां पे देखें, इनका जो एक्चुअल विड्थ है, ये जो हमारे है एक्चुअल विड्थ है रिवर का, अचीव्ड और ड्रेन्ड, ड्रेन नहीं, हाँ ड्रेन्ड ही लेते हैं, ड्रेन्ड और कवर्ड वाटर ओनली इन रेनी सीजन। ठीक है ना, ये एक्चुअल विड्थ हो गया। अब यहां पे क्या देखेंगे आप, यहां पे देखेंगे कि जैसे जैसे रेनी सीजन हमारा खत्म होता जाता है, वैसे ही हमारा जो वाटर है वो एक नैरो जोन में आके अपने आप को लिमिट कर लेता है। ये तो इस रेंज में हमेशा कंटिन्यूअसली वाटर का मूवमेंट आप देखेंगे, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर, यू विल सी वाटर हेयर। ये सारे रेंज में जो आप देख रहे हैं, ये जो रेंज देख रहे हैं आप लोग, ये हमें दिखाता है ग्रेजुअल नैरोइंग ऑफ आवर रिवर वैली। ठीक है ना,
ठीक है, इसी तरीके से आप दोनों बैंक्स पे देखोगे, यहां पे आप क्या देखोगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेयर्स। ये जो रेंजेज आप देख रहे हो ये स्टेयर्स के फॉर्म में आ जाएंगे, स्टेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेयर्स। और ये जो स्टेयर्स रहेंगे ये ओल्ड अलुवियल सॉइल रहेंगे, ठीक है ना। इधर भी ओल्ड अलुवियल सॉइल रहेगा, हो सकता है अगले साल ये अपडेट हो जाए, बट ये ज्यादातर इतने बड़े रेंज में नहीं आ पाते हैं फ्लड, तो ये हमेशा ओल्ड अलुवियल सॉइल ही रहेंगे। ज्यादातर इन एरियाज में आप देखेंगे खेती हो रहा। ये जो नैरो जोन है इसमें कंटिन्यूसली वाटर का फ्लो है, तो यहां पे आप देखेंगे न्यू अलुवियल सॉइल को, ठीक ना। यही हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू भांगर एंड खादर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। मैंने बताया था कि ज्यादातर ऐसे सॉइल्स आप कहां पाएंगे, डेक्कन प्लेट्यूज में, लाइक महाराष्ट्र और साउदर्न गुजरात, वेस्टर्न एमपी, तेलंगाना, कर्नाटका, कुछ एक आप बोल सकते हैं ईस्टर्न तमिलनाडु वाले एरिया में, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं वेस्टर्न एपी ऑल्सो। हाँ, छत्तीसगढ़ आ जाएगा यहाँ पे, छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा यहाँ पे, जहां पे आप बोलेंगे हमें ये सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। अभी क्यों ब्लैक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ igneous matter. Igneous is the purest form of rock, right? और ये जो मैग्मा जब लाइक अपने आप को कर दिया था, सॉलिडिफाई हो गया था, तो वो भी इंट्रूसिव फॉर्म, एक्सट्रूसिव नहीं, ये इंट्रूसिव फॉर्म का है। तो बेसाल्टिक मैग्मा जब हमारे पास हम बात करते हैं तो आप यहां पे देखेंगे, और ये जो कि सरफेस पे आ गया तो धीरे धीरे इरोजन के थ्रू, और इरोजन मींस क्या, बिकॉज ऑफ मूवमेंट of water, continuous movement of water and air, erosion happened, weathering happened, and finally it made black rock very much porous, and that will be the formation of black soil there, right? इस तरह के soil को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगर soil also, हम लोग बोलते हैं रेगर soil. This is also called as रेगर soil. कॉटन का कल्टीवेशन इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉटन सॉइल भी हम इसको बोलते हैं, राइट। रेगर मीन्स कॉटन, हियर यू कैन सी बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मोस्ट ऑफ द डेक्कन ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट्स वेरी strong in the presence of water, but when there is a lack of water, when it is dehydrated, it will leave huge amount of like a gap there, and it will become very porous. Soil is sticky when wet and shrink when dried. Self-flowing, this is also called as self-flowing soil, also called as self ये आप ध्यान रखेंगे। When it is dried, क्यों कहा जाता है when dried? Leaves or forms cracks and make soil aerated. हम लोग प्लोइंग क्यों करते हैं? सॉइल में एयर को प्रॉपर तरीके से मिक्सअप के लिए, और यहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि जो क्रैक्स से हैं सॉइल, वहां पे वहां सॉइल में हमें एयर का मिक्सअप हो जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉइल सेल्फ, ऐसे सॉइल को सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी बोलते हैं। सेल्फ प्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड एंड एयर इज इजीली गेटिंग ट्रैप्ड
within these cracks, and that will make air easily getting mixed up with water. It is rich in iron, very important, lime, calcium, potash. NPK is already there. ओके ना, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है, एल्युमिनियम भी है और मैग्नीज भी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे. बट इट इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन आपको वहां पे नहीं मिलेगा, फास्फोरस आपको नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर. और बेसिकली हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आपको पोटेशियम मिल पा रहे हैं, और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर की यहाँ पे भी कमी है, इसीलिए ये बेसिकली ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. और बट फिर भी कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है. कलर इनका डीप ब्लैक होता है, कलर डीप ब्लैक से लाइट ब्लैक तक इनका कलर होता है. इट इज मेनली फाउंड इन दक्कन ट्रैप रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रेड सॉइल. रेड सॉइल आपको कहां मिलेंगे? मेनली इन लो रेनफॉल एरिया लाइक राजस्थान, कुछ एक पार्ट राजस्थान के. इट इज वेरी वेरी पोरस, friable structure. It is having absence of lime and कंकड़. impure calcium carbonate आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे. deficient in lime, phosphate, manganese, nitrogen and humus and potash. color is red because of diffusion of iron in crystalline and metamorphic form, and in lower layer it is reddish because of the presence of reddish yellow or yellow because of the presence of water, because of due to presence of वाटर लोअर लेयर में. ठीक है ना. टेक्सचर इनका क्या होता है? सैंडी टू क्ले एंड लोमी. वीट किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है? किस क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए? वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो एटसेट्रा. राइट. इट इज फाउंड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश रीजन. राइट. उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये सारे रीच एरिया, ये जो एरियाज आप देख रहे हैं, आपको अगर पता चलेगा कि जहां पे इन सारे स्टेट्स में रेड सॉइल मिलते हैं, और रेड सॉइल और येलो सॉइल से अगर के अलावा अगर आप इन सारे एरियाज को कवर करना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सब मिनरल डिपॉजिट्स यहां पे रीच स्टेट्स हैं, रीच इन मिनरल डिपॉजिट्स. राइट. नेक्स्ट टू दैट वी हैव लैटराइट सॉइल. Name from Latin word later, which means what? Brick. Right. Becomes so soft when wet and so hard when dried. Right. So found in the areas of high temperature and high rainfall like Kerala. Evergreen forest वहां पे आप देखेंगे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा precipitation होता है due to very high temperature. Formed as a result of high leaching due to rainfall. This is very very important. Formed as a result of high leaching due to rainfall. Organic matters of the soil will be removed fast by the bacteria as it is high temperature, and humus will be taken quickly by the trees and other plants. Thus humus content is very very low here. It is very much rich in iron and aluminium but deficient in nitrogen, potash, potassium, lime and humus. कलर इसका रेड होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड. राइस, रागी, सुगर केन एंड कैस्यू नट्स यहाँ पे आप कल्टीवेट कर सकते हैं. आपको पता होगा कैस्यू का लार्जेस्ट कल्टीवेटर हमारे पास केरला, और केरला आपका लैटराइट सॉइल है. इट इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफी एंड कैस्यू नट. टी, कॉफी आप देखेंगे तो केरला इसके लिए भी फेमस है, स्पेशली वो पार्ट जो हमारा सॉर्दर्न कर्नाटका से मिला हुआ है, विच इज नॉर्दर्न केरला. इट इज फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम. दीज आर द एरियाज एसोसिएटेड विथ लैटराइट सॉइल. ठीक है. एरिड सॉइल को हम कंटिन्यू करते हैं. तो जो अगला हमारा सॉइल टाइप है वो है एरिड सॉइल. चलिए देखते हैं इनके फीचर्स. तो अगर आप देखेंगे एरिड सॉइल जो कि फॉर्म होते हैं ज़्यादातर हाई टेम्परेचर एरियाज में. टेम्परेचर जो भी रहेंगे वेरी हाई, ये हमारे पहला फिजिकल फैक्टर्स होगा जो कि सपोर्ट करेंगे एरिड सॉइल को. दूसरा होगा प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन इज वेरी low here and this will promote
desert type of climate, and here the soil, if you see, that will be of arid soil, right? Seen under arid and semi arid conditions. इंडिया की बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में, राजस्थान जहां पे हमारे पास क्या है, थार डेजर्ट है, और वेस्ट गुजरात में जहां पे आपका हमारे पास कच्छ है। है ना। ये जो एरियाज हो गए हमारे इंडिया के एरिड सॉइल को कंटेन करते हैं। These are deposited mainly by wind activities. These, if you see the soil, there you will find it's like very porous and it can be easily carried by wind movement, right? So because of wind activities, these soils are getting deposited and will form different type of landforms. आप देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा क्लास 6th और 7th के ज्योग्राफी में, और ये हमारे एरिड सॉइल से ही रिलेटेड हैं। It will be containing very high amount of salt, so that's why it is rich in high salt content. Lack of moisture, मैंने बताया ना कि precipitation ही बहुत कम है, तो वहां पे ह्यूमस, और जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक मैटर्स ना के बराबर है। नो ऑर्गेनिक मैटर, और आपको पता है कि हम इन ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहते हैं, वी कॉल दीज ऑर्गेनिक मैटर एज ह्यूमस। और इसीलिए आपके पास ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो ये सॉइल बिल्कुल ही बर्बाद तरीके के हैं और बिल्कुल ही हमारे यूज के नहीं है। नेक्स्ट टू दैट वी हैव कंकड़ और impure calcium carbonate content is very much high which restrict the infiltration of water. अब चूंकि यहाँ के जो सॉइल हैं काफी ज्यादा पोरस हैं, which means what, it can't hold water for a very long time, right? So इनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और अगर कोई सॉइल वाटर ही नहीं होल्ड कर पा रहा तो आप समझ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्लांटेशन वेजिटेशन के पर्पस से बिल्कुल वेस्ट है, राइट? टेक्सचर क्या होगा, सैंडी होगा। कलर क्या होगा, रेड टू ब्राउन होगा। बेसिकली दीज आर फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, स्पेशली थार डेजर्ट एंड वेस्टर्न गुजरात में भी, राइट? फैक्टर्स, इनके क्या क्या फैक्टर्स, मैंने कुछ एक फैक्टर्स को यहाँ पे मेंशन किया है, फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। अच्छा, ये तो हमने एरिड सॉइल को कवर कर लिया। अब हमारे पास है वैसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को है इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला हो गया कंटेंट, वो है क्लाइमेट। नेक्स्ट टोपोग्राफी, नेचर ऑफ पैरेंट रॉक एंड वेजिटेशन। जो टेक्सचर हैं, जो कलर हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल के, वो इन 4 फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। क्लाइमेट आपको पता है ना कि क्लाइमेट डिसाइड्स द रेट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन विच विल ऑल्सो एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देयर। अगर वेजिटेशन ज्यादा है तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि वेदरिंग ज्यादा होगा और उस वेदरिंग के थ्रू इरोजन ज्यादा होगा, और इरोजन मींस व्हाट, स्मॉल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन ज्यादा होंगे जो कि आगे के स्टेज में सॉइल्स के फॉर्म में आएंगे। और इन सॉइल्स में अगर वेजिटेशन की अगर आप बात करें, अगर वो है तो फिर ऑर्गेनिक मैटर्स भी ज्यादा होंगे। तो क्लाइमेट वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज को, सॉइल के फॉर्मेशन में। टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड्स द एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल। अगर आप माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स पे आप ज्यादातर देखेंगे रिवर्स फॉर्म होते हैं। रिवर्स हमेशा वैली की डायरेक्शन में मूव करते हैं स्लोप के साथ साथ। तो स्लोप के साथ साथ जहां से वो वाटर पास कर रहे हैं माउंटेनी रीजन में, हिली रीजन में, वहां से वो इरोजन करेंगे। इरोजन के साथ साथ वहां से आप देखेंगे सॉइल्स का फॉर्मेशन होगा और वो सॉइल हमेशा वैली में आके एक्युमुलेट होगा। तो ये हम बात करें टोपोग्राफी का। डेजर्ट चले जाओ, आप माउंटेन में चले जाओ, वैली पार्ट में चले जाओ, प्लेट्यू में चले जाओ, आप सब जगह देखोगे डिफरेंट तरह के सॉइल्स हैं। और ये ऐसे ये इसलिए है क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं कि लैंड काफी डिफरेंट तरीके से वहां पे वर्कआउट करता है। अगर माउंटेन की बात करेंगे, वैली की बात करेंगे, प्लेटोज की बात करेंगे, और अगर बात करते हैं डेजर्ट का या फिर मैनग्रोव का, तो सारे एरियाज में आप देखेंगे कि वहां पे लैंड के जो सॉइल है वो काफी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए रहते हैं। और ये इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि टोपोग्राफी इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल। कहाँ पे सॉइल का ज्यादा एक्युमुलेशन होगा, ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे वो वैली रीजन्स में रहेंगे।
राइट। वैली रीजन्स लाइक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगर आप देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन देखते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा देखते हैं, तो ये सारे एरियाज में आप देखेंगे। अगर साउदर्न पार्ट में आ जाते हैं, साउदर्न पेनिनसुला में आ जाते हैं, तो आप देखें कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये क्यों मैं बता रहा हूं, ये डिपेंड करते हैं हमारे एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल के ऊपर, और ये एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल किस चीज पर निर्भर कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टोपोग्राफी। नेक्स्ट टू दैट वी हैव नेचर ऑफ पैरेंट रॉक। तो यहां पे हमने देखा कि ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं, दीज आर क्लाइमेट, टोपोग्राफी, नेचर ऑफ पैरेंट रॉक एंड वेजिटेशन, राइट। हमने यहाँ पे देखा कि अगर क्लाइमेट के हिसाब से अगर हम लाइक डिफरेंट अर्थ के साइड्स को देखें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक एरियाज में आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉइल मिलेंगे। लाइक सॉइल्स वैरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर एंड दीज डिपेंड्स अपॉन माउंटेन, वैली, स्लोप्स, प्लेट्यूज, राइट। अगर आप वैली में देख रहे हैं, वहां पे आप देखेंगे ज्यादातर सॉइल जो होता है लोमी एंड सिल्टी रहता है, और अगर आप माउंटेन के स्लोप पे आ रहे हो तो वहां पे जो आप सॉइल पाओगे, वहां पे आप देखोगे कि उन सॉइल के जो शेप्स हैं वो ग्रेन के फॉर्म में रहेंगे, क्वार्ट्स ग्रेन के फॉर्म में रहेंगे, मींस इट विल बी नॉट वेरी मच फाइन पार्टिकल्स। हियर यू कैन सी द टर्म गेटिंग यूज्ड हियर एंड दैट इज क्वार्ट्स ग्रेन type of soil you will find in upper slopes of the hill or valley. In the snow bound area, अगर हम snow bound areas की बात करें तो आपको पता होगा snow bound area will not lead to formation of vegetation. अगर vegetation नहीं होगा तो आप वहाँ पे organic matter नहीं देख पाएंगे, और organic matter नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे humus content देखने को नहीं मिलेंगे। और यही रीजन है कि हमारे जो snow bound areas के जो आपके सॉइल है वो ज्यादातर एसिडिक होंगे, उनमें ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस कंटेंट का काफी ज्यादा अभाव रहेगा, राइट। नाउ द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर वैली एरिया, दीज आर वेरी मच फर्टाइल लाइक आवर नॉर्दर्न प्लेन एरियाज एज वेल एज इन पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया विल फाइंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सॉइल इरोजन। ये हमारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन। So removal of topsoil from one place to another by natural agencies, and what are these natural agencies? These are air, water, glacier movements and many more. Because of these physical factors, natural agencies, if topsoil of a place is getting removed, that is getting called as soil erosion, right? What can be the reason? Running water and wind. Deforestation. What are the reasons for soil erosion? Why are they porous? Because of deforestation, overgrazing or some unscientific agricultural practices, right? There are two types of soil erosion, गली इरोजन है और शीट इरोजन है। चलिए गली इरोजन को देखते हैं। ये है हमारा गली इरोजन। आप देख सकते हैं कि लैंड्स के बीच में कैसे एक बहुत बड़ा क्रैक का फॉर्मेशन हो गया है, और जिससे देख सकते हैं कि पूरा लैंड ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये जो फॉर्मेशन है लैंड्स पे ये कहलाएंगे हमारे पास गली। ये एक तरह का सॉइल इरोजन है, इसे हम बोलते हैं गली, ठीक है। सो बेसिकली द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड scoops away the soil and form deep channel, and this deep channel is just nothing but gully, and this type of soil erosion will be called as gully erosion, right? A land which is broken into many small parts, जहां पे आप बहुत सारे गलीज का फॉर्मेशन होते हुए देख रहे हैं, वैसे लैंड्स को हम बोलते हैं बैड लैंड, राइट। एंड these areas, these types of bad lands will be very much prone to landslides, so definitely these lands can't be used for cultivation or for some other economic activities, right? So this is the reason why these types of lands are getting called as bad land, right? ये गली हमने देखा। यहाँ पे अगर हम बात करें शीट इरोजन का, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्लोप इन्वॉल्व है। एक चीज और, अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो तो आप देखो कि हमारे पास एक स्लोप इन्वॉल्व है। ये सारे जो इरोजन्स हो रहे हैं, ये तो पहली चीज आप देखो कि जो सॉइल है वो पोरस है, उनके साथ साथ एक स्लोप भी इन्वॉल्व है। तो स्लोप और पोरसनेस ऑफ soil if are available, definitely you will see soil erosion. But what type of soil erosion? That depends upon the types of the land. यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ गली इरोजन हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास शीट इरोजन, दिस इज शीट इरोजन, ये शीट इरोजन यहाँ पे हो रहा है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। यहाँ पे भी देख रहे हो कि आप स्लोप
स्लोपी टेरेन है, और इन स्लोप पे अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो काफी बड़े एरियाज के जो टॉप मोस्ट लेयर रहेंगे सॉइल के उसको रिमूव कर दिया जाएगा. इन सच केसेस वी कॉल सच activity of erosion as sheet erosion. The water takes away the top soil. This type of erosion is called as sheet erosion. ठीक है. अब यहाँ पे फिर से हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या मेजर हम ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हम फॉलो कर सकते हैं विद दैट with which we can be able to control the soil erosion. तो सबसे पहला हमारे पास जो मेथड है वो है कंटूर प्लॉइंग. Plowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes, and if water speed is getting decelerated, which means what, there will be not enough erosion, and that will be a kind of conservation of soil, conservation from soil erosion. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक कंटूर का फॉर्मेशन कर दिया. यहाँ पे हम लोग खेती कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, फिर यहाँ पे खेती कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं. यहाँ पे भी आप वही चीज देख रहे हो, यहाँ पे भी आप वही चीज देख रहे हो. तो इससे क्या होता है ना, वाटर का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है, और जब वाटर पानी की स्पीड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली उनके जो पावर है, उनके जो स्ट्रेंथ है सॉइल इरोजन की, वो भी कम हो जाएगी. तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग डिमोटिवेट करेंगे लाइक सॉइल इरोजन को. दूसरा है टेरेस फार्मिंग. ये आपके हिली रीजन में काफी ज्यादा प्रमोट किए जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस एंड टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स सॉइल इरोजन, वेरी मच इफेक्टिव इन हिली रीजन. नेक्स्ट टू दैट वी हैव स्ट्रिप क्रॉपिंग. आप देख सकते हैं ये भी एक तरह का कंटूर फार्मिंग है. आपने यहाँ पे कुछ एक एरियाज जो है वो ब्लैंक रखा है, खाली रखा है, और इसके बाद आपने फिर से कल्टीवेशन किया है. फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ एक एरियाज को आपने छोड़ दिया है. और ऐसे केसेस में हम क्या बात करेंगे, ऐसे केसेस को हम कहेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग. विद दैट वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द हैपनिंग ऑफ सॉइल इरोजन. लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. ये स्ट्रिप्स हो गए, ये एक स्ट्रिप्स हो गए, राइट. एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लिफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स. यहाँ पे स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, ये सारे ग्रासेस हैं. स्ट्राइप्स ऑफ grasses, right. This breaks up the force of the wind, and this method is called a strip cropping, right. Next to that we have shelter width. ये तो आजकल काफी ज्यादा यूजफुल है कोस्टल बेल्ट में भी. इन कोस्टल एरियाज from for prevention, protection from tsunami. This is the method which is getting practiced, right. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े ट्रीज हमने बुशेस वहां पे लगा दिए हैं, जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि हम हवा के गति को मिनिमाइज कर सकते हैं. और जब हवा के गति को मिनिमाइज कर देंगे तो डेफिनेटली द पावर ऑफ सॉइल कैरिंग कैपेबिलिटी जो रहेगी विंड की वो कम हो जाएगी. तो वहां पे हमने सॉइल इरोजन को रोक दिया. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, सच काइंड ऑफ थिंग्स विल बी कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट. ठीक है, ये हमारा कंटेंट था हमारी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से रिलेटेड. और इसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस हैं. बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको मुश्किल से 1 से 2 मार्क्स ही पूछे जाएंगे. बट कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है. आगे के जो भी चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के, उसके लिए ये चैप्टर इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे आपने कुछ कंसेप्ट डिराइव किया है और वो कॉन्सेप्ट आप आगे के चैप्टर्स के लिए यूज करोगे. तो चलिए कंक्लूड करते हैं सेशन को. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.